नमस्कार। आज हम बात करेंगे अल्फोंस डोडे की एक बहुत ही कमाल की कहानी द लास्ट लेसन के बारे में। ये कहानी है नुकसान की, पहचान की और अपनी जबान, अपनी भाषा से मोहब्बत की। और जानते हैं, ये आज भी उतनी ही रिलेटेबल है जितनी उस जमाने में थी। 1 मिनट के लिए जरा सोचिए, कैसा लगेगा? बस यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। कहानी के किरदारों को एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में उन्होंने कभी कभी सोचा भी नहीं था। तो कहानी हमें ले चलती है साल 1870 के फ्रांस में। जगह है अल्सेस नाम का एक जिला। जंग अभी अभी खत्म हुई है और हमारा मेन कैरेक्टर है फ्रांस, एक छोटा सा स्कूल जाने वाला लड़का जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसकी दुनिया में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सी सुबह से। माहौल में कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ ऐसा जो रोज जैसा नहीं था। और हमारा छोटा सा हीरो फ्रेंड्स बस ये जानने ही वाला था कि आखिर वो गड़बड़ थी क्या। तो फ्रांस की सुबह कैसी थी? भाई बिल्कुल वैसी ही जैसी शायद हम में से कई लोगों की स्कूल में रही होगी। वो डरा हुआ था। एक तो स्कूल के लिए लेट हो गया, ऊपर से पार्टिसिपल्स का टेस्ट था जिसकी तैयारी जीरो थी। और बाहर का मौसम इतना अच्छा था कि मन कर रहा था कि बस बंक मार लो। लेकिन आज का दिन कोई आम दिन नहीं था। जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है, उससे एक अजीब सी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस महसूस होती है। रोज वाला जो शोरगुल होता था वो गायब था। स्कूल ऐसा लग रहा था मानो संडे की सुबह हो। और ये खामोशी ही आने वाले तूफान का पहला इशारा थी। और फिर वो क्लास के अंदर जाता है और वहां का सीन तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसके टीचर एम हैमल अपने सबसे अच्छे जो वो खास मौकों पर पहनते थे वो कपड़े पहने हुए थे। और उससे भी अजीब बात, गांव के बड़े बुजुर्ग जो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखते थे, वो सब पिछली बेंचों पर चुपचाप बैठे थे। फ्रांस के लिए तो ये मिस्ट्री और भी गहरी हो गई। और बस यहीं आकर उस सुबह का सारा राज खुल जाता है। एक ऐसा ऑर्डर आता है जो उन सब की जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और बहुत ही भारी लेकिन नर्म आवाज में एक अनाउंसमेंट करते हैं। और उनकी शब्द फ्रांस और बाकी सब के लिए एक शॉक की तरह थे। आज उनका आखिरी फ्रेंच लेसन था। फ्रांस को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसे अचानक सब समझ में आ गया। अच्छा, तो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर यही खबर थी जिसके आसपास इतनी भीड़ थी, उसका आखिरी फ्रेंच लेसन। और बस इस एक अनाउंसमेंट के साथ फ्रांस के अंदर सब कुछ बदल जाता है। वो जो टेस्ट का डर था ना, वो अब एक बहुत गहरे अफसोस और नुकसान की फीलिंग में बदल चुका था। उसे अफसोस होने लगता है उन सारे दिनों का जब उसने अपनी भाषा सीखने के बजाय टाइम वेस्ट किया। कभी पक्षियों के अंडे ढूंढने चला गया तो कभी नदी पर फिसलने। ये सब अब उसे अपनी सबसे बड़ी गलतियां लग रही थीं। और वो किताबें जो कल तक उसे एक बोझ लगती थीं, आज अचानक से पुराने दोस्तों की तरह लग रही थीं, जिन्हें वो खोना नहीं चाहता था। लेकिन देखिए, एम हैमिल सिर्फ बच्चों को ब्लेम नहीं करते। वो कहते हैं कि इस नुकसान के जिम्मेदार सब हैं। वो पेरेंट्स भी, जिन्होंने बच्चों को स्कूल भेजने की जगह खेतों में काम पर भेजना ज्यादा जरूरी समझा। और वो खुद को भी नहीं बख्शते। वो कहते हैं कि मैंने भी तो कभी कभी मछली पकड़ने जाने के लिए तुम लोगों की छुट्टी कर दी थी। मतलब सब ने मिलकर अपनी भाषा की कद्र नहीं की। एम हैमिल की ये बात दिल पर लगती है कि ये सिर्फ एक दो लोगों की गलती नहीं थी, बल्कि ये पूरे समाज की आदत बन गई थी, सीखने को कल पर टाल देना। और अब वो कल कभी आने ही नहीं वाला था। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो है किसी भी समाज के लोगों की भाषा और उनकी आज़ादी के बीच का कनेक्शन। तो बर्लिन से जो ये ऑर्डर आया था, वो सिर्फ एक रूल नहीं था। ये एक तरह का कल्चरल अटैक था, जिसे हम लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म कहते हैं। मतलब ये वो सोच है कि हमारी भाषा तुम्हारी भाषा से सुपीरियर है, इसलिए तुम पर थोपी जानी चाहिए। और यहीं पर एम हेमिल कहानी की सबसे पावरफुल बात कहते हैं। वो समझाते हैं कि भाषा सिर्फ बात करने का एक तरीका नहीं है। जब कोई कौम गुलाम हो जाती है तो उनकी भाषा ही उनकी पहचान होती है, उनका हथियार होती है। ऐसा समझ लीजिए जैसे उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। और इसी बीच फ्रांस छत पर कबूतरों को गुटरगू करते देखता है और एक बहुत ही मासूम सा सवाल सोचता है, क्या ये लोग इन कबूतरों से भी अब जर्मन में गवाएंगे?
ये छोटा सा सवाल उस पूरे ऑर्डर की क्रूरता और बेवकूफ़ी को सामने रख देता है। मतलब, क्या नेचर को भी अपनी भाषा बदलने पर मजबूर किया जा सकता है? ये दिखाता है कि किसी के कल्चर को दबाना कितना अननेचुरल है। अब कहानी अपने आखिरी सबसे इमोशनल मोमेंट्स की तरफ बढ़ती है। क्लासरूम के वो आखिरी कुछ पल। घड़ी में 12 बजते हैं और ठीक उसी वक्त बाहर प्रशियन सैनिकों की तुरहियों की आवाज सुनाई देती है। लेसन खत्म हो चुका था। एम हैमिल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका है, पर वो पहले से कहीं ज्यादा लंबे और मजबूत दिख रहे हैं। वो कुछ बोलना चाहते हैं, पर आवाज गले में ही अटक जाती है। तो वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर जितने बड़े अक्षरों में लिख सकते थे लिखते हैं, वीव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे। और बस इतना ही, बिना एक भी शब्द बोले वो हाथ से इशारा करते हैं, स्कूल खत्म हुआ, आप लोग जा सकते हैं। 40 साल की सर्विस, एक पूरे युग का अंत, बस एक खामोश इशारे के साथ हो गया। एक ऐसी विदाई जो हजारों शब्दों से ज्यादा पावरफुल थी। तो ये कहानी हम एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर भाषा सच में किसी जेल की चाबी है, तो फिर वो कौन सा ताला खोलती है? वो ताला खोलती है हमारी पहचान का, हमारे कल्चर का और आखिर में हमारी आज़ादी का। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।